तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल की किसी भी सीरीज का चौथा एपिसोड वो काफी बॉम्ब किस्म का होता है। और आज का हमारा जो चौथा एपिसोड था मून नाइट को, उससे हमने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ था कि काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा उम्दा किस्म की चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन आज हमारे पास मून नाइट के इस एपिसोड के अंदर बिल्कुल उल्टा ही हो गया। मतलब ये एपिसोड पिछले सारे एपिसोड से मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्लो था। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी हमें बहुत ज्यादा कम दी गई और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एपिसोड था। कोई ज्यादा ईस्टर एग्स भी नहीं थे, कोई ज्यादा रेफरेंसेस भी नहीं थे। लेकिन इसकी जो एंडिंग थी वो इतनी ज्यादा गजब की थी कि सबका दिमाग हिल चुका और सब इसी बारे में सोच रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ है तो क्या हुआ है। सो गाइस, दिस इज पी टैगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मून नाइट की पूरे के पूरे एपिसोड 4 का ब्रेक डाउन करने वाला हूं और साथ ही साथ मैं इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहले एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो पिरामिड ऑफ गिजा के अंदर से होती है, जहां पे हम देखते हैं कि ओसाइरिस जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे कॉन्शू की जो शक्ति होती है उसको ला के एक जगह के ऊपर रख रहा होता है। और तब जाके हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ पे और भी जो दूसरे इजिप्शियन गॉड्स हैं उनको भी इसी तरीके से बाकी गॉड्स ने मिलकर जो है पत्थर के अंदर बदल दिया है। और यहाँ पे वैसे तो हमें और भी 9 गॉड्स अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया कि वो कौन हो सकते हैं और कौन नहीं। लेकिन क्योंकि इजिप्शियन गॉड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा गॉड्स है तो ये कोई भी हो सकते हैं। और इसी के बाद हमारे पास जो है मार्वल का लोगो आता है, जिसके ऊपर आज हमारे पास अफसोस के साथ कोई इजिप्शियन म्यूजिक देखने को नहीं मिला। वरना पिछले 2 एपिसोड से जो हमारे पास म्यूजिक और थीम आ रही थी वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की थी, लेकिन आज हमें ऐसी कोई भी थीम देखने को नहीं मिली। और आज की जो हमारी स्टोरी का मेन फोकस था, मेन हाईलाइट थी, वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि लैला का कैरेक्टर था। यानी इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डीप में जाना, हमने उसको आज एक्शन में देखा, क्योंकि हमारी कहानी वहीं से पिक होती है जहाँ पे स्टीवन बेसिकली बेहोश हो चुका होता है और वो होश में नहीं आ रहा होता। लेकिन अगले पल आर्थर हैरो के वहाँ पे लोग आ जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और वहाँ पे हमने देखा किस तरीके से लैला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है और उन सारे के सारे गुंडों से अकेले निपटती है। लेकिन उसी के बाद स्टीवन को हमने देखा कि वो अपने होश के अंदर आ जाता है। अब हमने देखा कि यार स्टोरी के अंदर हम ज़्यादातर वक्त जो स्टीवन को ही देखने वाले हैं, उसी कंट्रोल में सारी की सारी बॉडी होती है। इसी के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लाइला और स्टीवन जो है वो मिलके बेसिकली उस जगह के ऊपर जा रहे होते हैं जो उन्होंने पता लगाई थी कि जहाँ पे अहमद का मकबरा हो सकता है, जहाँ पे उसकी लाश को छुपा के रखा गया है। और हम देखते हैं कि जब वो लोग यहाँ पे जगह के ऊपर घुसते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का एक मेज़ बना हुआ होता है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टीवन और लैला जो है उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और मार्क के साथ हमने जो सोचा था कि उसका कट सकता है, बिल्कुल आज वैसा ही हुआ। मतलब आप इससे बुरा क्या सोच सकते हैं कि आपके अंदर की एक और पर्सनैलिटी ने आपकी बीवी के साथ काट दिया हो। मतलब बिल्कुल मज़ा ही आ गया, कुछ कहने के लिए है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से हुआ जहाँ पे हमने देखा कि स्टीवन और लाइला एक दूसरे को किस कर लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हो जाते हैं। और ये देख के मार की हटती ज़रूर है और वो अपने ही मुंह पे गुस्सा भी मारता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि उस टॉम के अंदर जब वो लोग घुसते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे दरअसल जो है पूरा का पूरा एक मेज़ बना हुआ है। लेकिन स्टीवन अपने आर्कियोलॉजिस्ट वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त तरीके से इस बात का पता लगाता है कि यहाँ पे जो मेज़ है इसको हॉरस की आंख की तरह जो है शेप किया गया है। अब हॉरस जो है वो बेसिकली इजिप्शियन गॉड्स का गॉड्स ऑफ द गॉड्स माना जाता है, यानी उनका राजा माना जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और गॉड ऑफ द सन भी माना जाता है। तो बेसिकली इसका जो सैंपल है हॉरस का वो इसकी आंख को डिपेक्ट करते हुए बनाया गया है इजिप्शियन मिथोलॉजी के अंदर। तो हमने देखा कि किस तरीके से वो इस पूरे के पूरे कोड को डिकोड करता है और पता लगाता है कि उनको कौन से रास्ते पे जाना है। लेकिन साथ हमने देखा कि जब वो लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे बेसिकली एक फेरा की जो है लाश के ऊपर जो है प्रोटेक्शन दी जा रही है। मतलब एम्बेड ने जो है एक वक्त के अंदर अपने अवतार को एक ऐसे आदमी को चुना था जो कि यहाँ का फौरा था। तो फेरा जो है बेसिकली अमित का अवतार था जो कि मर चुका है और अब इसका मकबरा यहाँ पे मौजूद है और उसी का कनेक्शन सारा का सारा अमित से होने वाला है। इसी तरह हमें बताया गया कि किस तरीके से इस फेरा के जो है कुछ सॉर्सरर भी हुआ करते थे जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा यहाँ पे मौजूद रहते थे। और आगे चल के हमने देखा कि हमें यहाँ पे वो जो मम्मीफाइड अजीबोगरीब ज़ॉम्बीज़ देखने को मिलते हैं वो दरअसल वही राजा के प्रोटेक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे आर्थर हैरो के लोगों को मार काट के फेंक रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली वो यहाँ पे पूरे के पूरे मकबरे की प्रोटेक्शन के लिए ताकि वहाँ तक कोई ना पहुँच सके। और सीन के अंदर हमने दोबारा से देखा कि लैला ने जो है बेसिकली बहुत ही शानदार तरीके से और बहादुरी के साथ इस खतरनाक चीज़ से मुकाबला करा। मतलब ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया था और हॉरर भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद लैला के मुंह पे एक भी डर का निशान नजर नहीं आया। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि आर्थर हैरो यहाँ पे लैला के पास आता है और उसके साथ उसके राज को शेयर करने की कोशिश करता है, यानी कि वही राज जो कि हमने लास्ट एपिसोड में टीज होते हुए देखा था उसके फादर के हवाले से। और हमें दरअसल पता चलता है कि बेसिकली यहाँ पे जो उसके फादर थे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि एक मिशन के ऊपर थे जिनका नाम अब्दुल्ला अल फौली था। और वहाँ पे कुछ मर्सनरीज जो थे वो उनको उस मिशन के ऊपर जान से मार देते हैं। और आर्थर हैरो के मुताबिक वहाँ पे जो है बेसिकली मार्क स्पेक्टर भी मौजूद था। और ये सुन के यहाँ पे इसको काफ़ी बड़ा एक शौक लगता है। लेकिन अगर यहीं से हम स्टीवन के पास शिफ्ट हो जो कि इससे अलग हो गया था, तो हम देखते हैं कि वो बेसिकली उस पूरे के पूरे मकबरे के अंदर जाने की कोशिश करता है और पता लगाता है कि वो उस शक्ति को कहाँ रखा गया एमिड की। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसको कुछ ज़बरदस्त और फेमिलियर चीज़ें नजर आती हैं जिसके ऊपर मैसेडोनियन लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है। और ये देख के स्टीवन फौरन से एकदम शौक में आ जाता है और हैरत में आ जाता है कि यहाँ पे मैसेडोन का मतलब एक ही हो सकता है कि यहाँ पे जिस फेरा की बात की जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है। अब अगर आप लोग को नहीं पता कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन है तो मैं आपको बताता चलूं कि हिस्ट्री के अंदर होने वाला ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कॉन्करर आप इसको कह सकते हैं।
जिसने इस दुनिया के ऊपर होने वाले सबसे ज़्यादा लैंड को जो है कॉन्क्योर करा था अपनी पूरी की पूरी कमांड के अंदर, और ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पे ये गया हो और वहाँ से वो हार कर आया हो। ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट किस्म का स्ट्रेटजिस्ट था, यानी कि जिस किस्म की वो स्ट्रेटजी बनाता था उसके अंदर वो लाजमी जीतता था, और इसीलिए इसको नाम दिया गया था अलेक्जेंडर द ग्रेट। और क्योंकि इसने आज तक अपना जितना भी रूल करा उसके अंदर उसने कभी शिकस्त को हासिल नहीं किया था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो उसका अवतार था अहमद का, वो कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ही था, और उसके साथ ही इस पूरे के पूरे मकबरे को छुपाया गया है। और ये बात काफ़ी मेक सेंस भी बनाती है कि अहमद ने अपने अवतार को ऐसा चुना था जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी, ताकि उसके जरिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है इन्फ्लुएंस कर सके अपने पास आने के लिए। तो इसी तरह हमने देखा कि किस तरीके से स्टीवन जो है यहाँ पे बेसिकली उसकी मम्मी इसको खोलता है, उसके हलक में हाथ डालता है और उसके अंदर से उसकी शक्ति को निकालता है। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरीके से सारे के सारे गॉड्स ने एमिड को भी कैद किया जिस तरह से उन्होंने कॉन्शू वगैरह को किया है। और अगर यहाँ पे वो लोग जो है एमिड को आज़ाद करवा सकते हैं सोशप्टी के अंदर से, तो ठीक उसी तरीके से मार्क स्पेक्टर भी जो है वो आगे के एपिसोड्स में जाके कॉन्शू को आज़ाद करवाएगा। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वो पहुंच सके, लाइला यहाँ पे आती है और मार्क स्पेक्टर को कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, और मार्क स्पेक्टर बताता है कि बिल्कुल वो उस दिन वहाँ पे मौजूद था जब ये सारा का सारा मामला हुआ, जब उसके पार्टनर ने बेसिकली लालच के अंदर आके सारे के सारे आर्कियोलॉजिस्ट को मार डाला। उसने उसको रोकने की कोशिश करी थी लेकिन वो तब भी नहीं रुका, और उसके बदले में उसके पार्टनर ने उसको ही बहुत बुरी तरीके से मार दिया और वो ऑलमोस्ट मर ही चुका था, और तभी जाके कॉन्शू उसको फर्स्ट टाइम मिला था। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये मार्क स्पेक्टर का कॉमिक बुक ओरिजिन है, जहाँ पे जिस पार्टनर की वो बात कर रहा है उसका नाम रॉल बुशमैन था। और बुशमैन के साथ जब वो एक पूरे के पूरे मिशन के ऊपर होता है तो वो जो है खजाना देख के लालच में आ जाता है और सारे के सारे आर्कियोलॉजिस्ट और लोगों को मारने का फैसला करता है। मार्क क्योंकि उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो मार्क को भी बहुत बुरी तरीके से मार के अधमरी हालत में उसी डेजर्ट के अंदर छोड़ देता है, और तब जाके उसको कॉन्शू मिलता है जो कि उसको रिजरेक्ट करता है, उसको जान बचाता है, और तब से ही वो मून नाइट बनता है। तो यही पूरी की पूरी कहानी हमें शायद आगे के एपिसोड में दिखाई जाएगी कि किस तरीके से उसके पार्टनर ने उसको धोखा दिया था। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी की अगर हम एंडिंग की तरफ चले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आर्थर हैरो अपने लोगों के साथ आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे मार्क स्पेक्टर अकेला होता है जिसके पास कोई हथियार भी नहीं होता। और नोट करने वाली बात यह है कि जैसा कि अब कॉन्शू जा चुका है तो उस वजह से हमें मून नाइट नज़र नहीं आया इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर, और ये बात मेक सेंस बनाती क्योंकि मून नाइट जो था वो कॉन्शू के होने की वजह से था। अब जब कॉन्शू ही नहीं है तो मून नाइट होने का कोई मेक सेंस बनाता ही नहीं है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि आर्थर हैरो से वो मुकाबला करने की कोशिश करता है वहां से एक एक्स को उठाते हुए जो कि उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट की मम्मी से उठाया है, लेकिन क्योंकि वो एक अकेला होता है और वो इतने सारे लोग हैं तो आर्थर हैरो वहां पे उससे ज़्यादा बहसबाजी करता ही नहीं है, बल्कि सीधा उसके सीने के अंदर 2 गोलियां मार के उसका काम तमाम कर देता है। उसी तरह हम देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर की बॉडी वहां पर ठंडी होकर पानी के अंदर गिर जाती है और अचानक वो एक तरह की डार्कनेस के अंदर जाने लगती है, और वहां से हमारा पूरा का पूरा सीन कन्वर्ट होता है एक अजीब और गरीब जगह के अंदर, जहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हमें व्हाइट कलर की नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हमें वो सारे के सारे कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं जो कि अब तक हम मून नाइट की सीरीज़ के अंदर देखते आए हैं, चाहे उसके अंदर हम उसके वो गोल्डन स्टैचू की क्यों ना बात कर ले जैसे वो बात किया करता था, चाहे वो हम डोना की क्यों ना बात कर ले जो उसकी खड़ूस बॉस थी। इसके अलावा बिली और बॉबी जो कि आर्थर हैरो के 2 चमचे थे वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा मिडनाइट मैन का जो बॉडीगार्ड था वो भी यहाँ पे मौजूद था, और वो सारी की सारी चीज़ें जिसको हमने अब तक देखा है, यानी कि हमने कप केक्स को यहाँ पे देखा, और आपको याद हो तो फर्स्ट एपिसोड के अंदर जो पूरा का पूरा चेस सीन था वो एक कप केक के ट्रक के अंदर ही होता है। हमने एक लेडी को देखा कि किस तरीके से वो यहाँ पे कॉन्शू के जो है बर्ड को बना रही है। हमने देखा कि यहाँ पे ही इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर मार्क स्पेक्टर को चेयर से बांध के बिठाया गया है और उसके सामने जो उसकी गोल्ड फिश रखी हुई है। तो ये बात हमें बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि मार्क स्पेक्टर अपने आप से शीशे में देख के बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा है। और इसी पूरी जगह को जब हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो एक शॉर्ट फिल्म के साथ करवाया जाता है जहाँ पे इंडियाना जोन्स और टॉम राइडर जैसे एक पूरी की पूरी मूवी चल रही होती है, और उसके अंदर एक कैरेक्टर मौजूद होता है जिसका नाम स्टीवन ग्रैंड होता है, और वो दरअसल एक तरह का आर्कियोलॉजिस्ट होता है, एक तरह का एक्सप्लोरर होता है जिसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी जो है वो मार्क स्पेक्टर ने अपने अंदर एडॉप्ट करी है। तो इसी के बाद हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये सब चल रहा है तो क्या चल रहा है, लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली उसको यहाँ पे सीडेट करके एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जो कि उसका टेक केयर कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर दरअसल कोई और नहीं बल्कि आर्थर हैरो ही होता है। और यहाँ पे उसके पूरे के पूरे ऑफिस के अंदर यहाँ पे इजिप्शियन मिथोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके पास उसकी डंडी तो है जिसके सहारे से वो चल रहा है, लेकिन वो एमिड की डंडी नहीं है। और इस तरह के वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो उसके बॉडी गार्ड हुआ करते थे वो यहाँ पे इसके सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि मार्क स्पेक्टर को यहाँ पे पकड़ के रखते हैं। तो यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से चल रही हैं जिस तरह रियल वर्ल्ड के अंदर है, बस उनके पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जरिए हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब तक हम जो भी कुछ देखते हुए आए हैं, यानी कि पूरे के पूरे 3-3.5 एपिसोड मून नाइट के, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी और कुछ भी नहीं, बल्कि मार्क स्पेक्टर जो है वो दरअसल एक तरह के इंस्टीट्यूट के अंदर कैद है, एक तरह की हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे लैला मौजूद है जो कि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी है, जहाँ पे डोना मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है, और यहाँ पे आर्थर हैरो जो है उसका बेसिकली डॉक्टर है, और उसी वजह से उसकी पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर वो विलन का रोल प्ले कर रहा है।
तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस तरह कॉमिक्स के अंदर भी मून नाइट की एक बहुत ही मशहूर स्टोरी है जो कि 2013 के अंदर आई थी, और उसके अंदर भी बेसिकली मून नाइट यानी कि मार्क स्पेक्टर अपने आप को इसी तरह की सिचुएशन में पाता है जहाँ पे एक डॉक्टर एमिट बेसिकली उसको देख रही होती है, और वो दरअसल एमिट की ही जो एक अवतार होती है जिसने उसको यहाँ पे कैद करके रखा हुआ होता है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे मार्क स्पेक्टर के साथ उसकी दूसरी पर्सनैलिटीज़ भी मौजूद होती हैं, जिस तरह से हमने इस एपिसोड के अंदर देखा कि वहाँ पे जब एक ताबूत खुलता है तो स्टीवन ग्रैंट की पर्सनैलिटी बाहर आती है, और एक और ताबूत जो है वो खुलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन खुल नहीं पाता, और मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर उसकी तीसरी पर्सनैलिटी जैक लॉकली ही होने वाली है। तो कॉमिक्स के अंदर भी उसकी सारी की सारी पर्सनैलिटीज़ को इसी तरह से एक मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर कैद कर दिया जाता है, जिस जगह को नाम दिया जाता है अदर वॉइड के नाम से, और ये पूरी की पूरी जगह हमारे अर्थ की डायमेंशन से बाहर एक और दूसरे रियल्म के अंदर मौजूद होती है। और बेसिकली ये वो रियल्म होती है जहाँ पे सारे के सारे इजिप्शियन गॉड्स कंट्रोल में होते हैं, जहाँ पे वो रहा करते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा पावर्स चलती हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इजिप्शियन गॉड्स खुद डायरेक्टली कुछ नहीं करते, तो अपने अवतार के जरिए इस तरह उनको कंफ्यूज करके ये सारी की सारी हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन उस कॉमिक बुक स्टोरी के हमें एंड में पता चलता है कि दरअसल वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसके दिमाग का हिस्सा बनी हुई हैं, वो एक अलग जगह के ऊपर मौजूद है, और वहाँ से निकलने के लिए उसको कॉन्शू को आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ उसके दिमाग में कॉन्शू नहीं डाला होता। ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर मिक्सअप होना, हमेशा कंफ्यूज रहना, ताकि हमेशा कॉन्शू जो है वो उसके ऊपर काबू बना के रख सके और उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सके। और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि यहाँ पे बेसिकली पहले ही एपिसोड के अंदर आर्थर हैरो ने ये बात बोली थी कि कॉन्शू ने आखिरकार तुम्हें चुना क्यों है, क्या तुम्हें तोड़ना आसान था या फिर तुम पहले से टूटे हुए थे। तो यही वो सारी की सारी लॉजिक है कि कॉन्शू ने मार्क स्पेक्टर के ऊपर कॉमिक्स के अंदर बचपन से ही नजर रखी हुई थी जब वो 12 साल का था, और उसके दिमाग के अंदर ये प्रॉब्लम थी, तो कॉन्शू ने बोला कि ये इसकी बहुत बड़ी वीकनेस है जिसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसलिए कॉन्शू ने ही मार्क स्पेक्टर के ऊपर बचपन से लेकर बड़े होने तक नजर रखी हुई थी, और सही मौके के आने के बाद उसको मून नाइट की पावर्स देके अपना अवतार बना लिया था। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि कुछ इस एपिसोड के बाद हमें दिखाए जाने वाला है, जहां हमें ये बात पता चलेगी कि दरअसल ये सारे के सारी चीज़ें जो अब तक हमने देखी हैं वो सिर्फ मार्क स्पेक्टर के दिमाग का वहम था और कुछ भी नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सच में वहम नहीं बल्कि अब वो जिस जगह के ऊपर आए वो दरअसल एक वहम है, और अब जो होने वाला है उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि आगे एपिसोड किस डायरेक्शन में जाएगा। ये अब तक का मेरे ख्याल में पहला एमसीयू की सीरीज होने वाली है जो कि हमें इतनी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है एक ऐसे पॉइंट पे लाके जहां हमने एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगी और एंडिंग की तरफ जाके एक मुकाबला होगा एमेट के साथ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा ही हो चुका है और हम दोबारा से मार्क स्पेक्टर की प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब ये एपिसोड एंड होता है तो वहीं पे बेसिकली मार्क स्पेक्टर स्टीवन के साथ भागते हुए एक डोर की तरफ जा रहा होता है दोनों यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस दरवाजे से हमें खतरनाक किस्म का हिप्पोपोटामस आते हुए नजर आता है जो कि इजिप्शियन गेटअप के अंदर होता है। तो आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये इजिप्शियन गॉडेस टॉरेट है जो कि जानी जाती है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ के लिए, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट और हम्बल किस्म की गॉड है जो कि लोगों को प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली इस पूरी की पूरी जगह के अंदर इस गॉड का होना इस बात को साबित कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्शू नहीं शायद और भी ज़्यादा गॉड जो है वो मार्क स्पेक्टर के पीछे लगे हुए हैं और शायद वो उसको यहाँ पे कैद करके रखना चाहते हैं इस पूरी की पूरी जगह के अंदर। तो अभी के लिए यहाँ पे इस एपिसोड के बाद कुछ भी कहना ये बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल है कि आगे किस डायरेक्शन में ये स्टोरी जाएगी। अगर हम कॉमिक्स की तरफ जाएं तो वहाँ पे होता कुछ इस तरीके से कि बेसिकली मार्क स्पेक्टर जो है अपनी सारी की सारी पर्सनैलिटीज़ को अपने साथ एक साथ मिलाता है और कॉन्शू से मुकाबला करके इस जगह से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसका बिल्कुल कुछ उल्टा किया जाने वाला है क्योंकि कॉन्शू जो है वो तो इस वक्त जिंदा ही नहीं बल्कि वो तो ऑलरेडी उशप्टी के अंदर कैद हो चुका है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जाते हुए डायरेक्शन में एक ऐसे नज़र आ रही हैं जिसको गैस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉसिबल है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगला जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा कोई ज़बरदस्त किस्म का होगा जिसके अंदर हमें ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा और हमें तब जाके समझ में आएगा कि आखिरकार हमने अब तक जो देखा क्या वो सच में था भी या फिर सिर्फ मार्क स्पेक्टर की इमेजिनेशन थी। तो आज के इस एपिसोड के अंदर मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़बरदस्त किस्म की एंडिंग दी गई है जो कि लोगों का दिमाग ख़राब करने वाली है अगले एक हफ्ते के लिए, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया उसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको इस पूरे का पूरा एपिसोड को देख के कैसा लगा, और अगर आपको मेरी इस ब्रेकडाउन वीडियो के जरिए कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम इसी तरह मून नाइट के हर हफ्ते जो है ब्रेकडाउन करते हैं और डिटेल्स को मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर कर ही रहता हूँ। साथ साथ इसके अलावा मैं नेटफ्लिक्स दूसरी सीरीज ट्रेलर ब्रेकडाउन ट्रेलर रिएक्शन ये सब कुछ अपने इसी चैनल के ऊपर दे रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।